तो दोस्तों आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और जिसका शीर्षक है जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में बोलेंगे इसको न्यायिक पुनरावलोकन। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसको कि आप ज़रूर देखें, उसको सुने, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स फंक्शन के बारे में बताए हैं, डिटेल में व्याख्या किया है। करीब 1.25 घंटा का वो वीडियो है और उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में भी मैंने बताया है। तो दोस्तों आज मैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अक्सर इस पर सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एमपीपीएससी में और देश के विभिन्न प्रादेशिक एग्जामिनेशंस में। मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज में, मैंने बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको जुडिशियल रिव्यू से अवगत कराया जाए। तो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो है क्या? तो इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका जो उद्भव है, जेनेसिस, वो कहाँ से है? अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से है, अमेरिकन जुडिशियरी सिस्टम से है। और जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम है जिसमें कि राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। कोई एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और मैंने आपको 7 शेड्यूल के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है और यूनियन लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। मतलब पार्लियामेंट को है और स्टेट असेंबलीज को है। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में एक ही विषय पर अगर पार्लियामेंट और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार या राज्य असेंबली के बनाए हुए कानून को सुपरसीड करेगा। लेकिन जो फेडरल कैरेक्टर जो हमारे संविधान का है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। माने भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो फेडरल है, संघात्मक है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देखिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो निश्चित मान के चलिए कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम जो ये सब बता रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि एक तरफ संविधान ने फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटी इन स्पिरिट की व्याख्या किया है, लेकिन जब जुडिशरी की बात आती है तो जुडिशरी क्या है? जो न्यायपालिका हिंदुस्तान में है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। हिंदी में उसको एकीकृत बोलेंगे। और ये जो कंसेप्ट है वो हमारे संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से बोरो किया है। अब एकीकृत मतलब क्या होता है? तो एकीकृत मतलब आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो जुडिशियल जो ढांचा है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आते हैं, ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी में ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो हमने पहले के वीडियो में बताया था कि सीजेएम के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं, मैंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो निर्णय किए जाते हैं उसको आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जो निर्णय किए जाते हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट में
अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट है, अपीलेट फाइनल कोर्ट है। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध ढांचा है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब राज्य और केंद्र सरकार के बारे में बात आती है तो राज्य के अधिकार डिफाइन है और यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार डिफाइंड है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शन, ये वीडियो को आप जरूर सुनिए। उसमें राज्यसभा को ये पावर है कि वो आर्टिकल 249 के तहत में ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन कर सकती है, जो कि केवल राज्यसभा को ही पावर है। और स्टेट लिस्ट में जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं तो उस पर भी राज्यसभा 1 साल के लिए कानून बना सकती है 2/3 बहुमत से पास करा करके, और वो भी 1 साल के लिए। अगर उसको आगे बढ़ाना होगा तो पुनः 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। ये एक्सेप्शनल पावर हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में राज्य सरकार के जो अधिकार हैं और केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं वो दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं जुडिशियल सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, माने एकीकृत है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्या पावर है? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। उस वीडियो में जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में मैंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शन के बारे में पूरी तरह से व्याख्या किया हुआ है। आप उसको जरूर सुनिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट आई हैव मेड। आप उसको जरूर देखिए। मुझे काफी सेटिस्फैक्शन हुआ उस वीडियो को बनाने पर। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू अगर आप देखेंगे तो इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका में आप जानते हैं कि 1789 में 1789 में अमेरिकन संविधान लागू हुआ, जो आज की तारीख में वही संविधान चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 धाराएं थी ओरिजिनल संविधान में, और अभी भी 7 धाराएं हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें 26 संशोधन हुए हैं पिछले 200-250 वर्षों के उसके इतिहास, आज़ादी के इतिहास में। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो वहाँ सिस्टम है उसमें जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ये अमेरिका के संविधान निर्माता में से एक थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के संविधान का जो निर्माण हुआ वो फिलाडेल्फिया में हुआ था 1787 में 1787 में, और लागू हुआ था 1789 में। तो फिलाडेल्फिया में उस समय में मात्र 13 कॉलोनी थी अमेरिका में। वहां के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया और 1.5 महीने के अथक प्रयास करने के बाद में संविधान बनाया गया। तो हमारे यहाँ का जो संविधान बनाने का जो प्रक्रिया था उससे भिन्न प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई गई। हमारे यहाँ के संविधान जो निर्माता थे, जो मैंने आप पहले के वीडियो में आपको बताया था कि आज़ाद भारत में जब पाकिस्तान इसमें शामिल था तो कुल 394 मेंबर थे, 394। उसमें से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 294 मेंबर रह गए, और जब उन्होंने दस्तखत किया तो 284 लोगों ने दस्तखत किया। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपको प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि बताइए कि संविधान बनने के बाद में 1949 26 नवंबर 1949 के दिन, जो कि लॉयर्स डे भी उसको बोलते हैं क्योंकि उस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन संविधान को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो कितने मेंबरों ने दस्तखत किया था उस पर? 284 लोगों ने, क्योंकि 10 मेंबर मर चुके थे या उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि ये सारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो प्रोविंशियल असेंबली से चुने गए थे, उसके मेंबर ने उनको चुना था।
लेकिन ये बात, ये प्रोसीजर अमेरिका में नहीं अपनाई गई। अमेरिका में क्या किया गया, 13 जो कॉलोनीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव को, उनके प्रतिनिधि को एक जगह इकट्ठा किया गया, अलग अलग कमिटी बनाई गई और 1.5 महीने के अथक प्रयास के बाद में उन्होंने कानून माने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो अभी तक चल रहा है। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो संविधान निर्माता थे अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जजेज हैं वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं, मतलब इंटरप्रिटर हैं, संविधान की व्याख्या करने के वाले लोग हैं और उनको ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी किसी प्रकार से भंग नहीं हो। मतलब संविधान की, दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स करने का, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों लाभान्वित हों। बोथ type of students should get benefit out of this lecture. So the statement of Alexander Hamilton was that since judiciary is the custodian of constitution, it is the final arbiter to decide the supremacy of the constitution. If any law amended by the Congress or any executive order which contravenes the provision of the constitution, to the extent of that contravention, the ordinary law will be treated as void. मतलब कहने का आशय यह है कि अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्ट, ऑर्डिनरी कानून जो कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं, दोनों हाउस को मिलाकर के पार्लियामेंट बोलते हैं और उसमें प्रेसिडेंट भी होता है। तो अमेरिका में जो पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, जिसमें कि 2 सदन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर सदन होता है और जो हाउस ऑफ अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। सीनेट में 100 मेंबर हैं और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे यहाँ के लोकसभा के बराबर है, लेकिन वहाँ के जो एमपी होते हैं उनका जो म्याद होता है, कार्यकाल होता है, सिर्फ 2 साल के लिए होता है। तो हैमिल्टन ने कहा कि ये जजों की विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि कांग्रेस के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं वो संवैधानिक प्रावधान को के अनुकूल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसको वाइड कर दे, नल एंड वाइड कर दे, खत्म कर दे, न्यूलिफाई कर दे। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का ये स्टेटमेंट था। लेकिन दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का चीफ जस्टिस जॉन मार्शल हुआ तो उन्होंने सबसे बड़ा जो कदम उठाया जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत में वो था मरबरी और मेडिसन केस। मरबरी तो इस केस के द्वारा, मरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में जॉन मार्शल ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने 1803 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं बनेंगे या उसके रेपुग्नेंट होंगे या उसको विरोध करेंगे या उसके लाइन पर नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था अमेरिका के इतिहास में और यहीं से जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत होती है अमेरिका में। इसके बाद से लगभग 100 कानून को जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा कानून को अमेरिका के जुडिशियरी ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा वो संविधान के उपबंधों से मेल नहीं खाते हैं। तो इसीलिए अब जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 3rd चैम्बर ऑफ कांग्रेस हो गया है और सुपर चैम्बर हो गया। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये जुडिशियल रिव्यू का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स
मैं बड़ा बड़ा में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा, टू बैलेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड, ये दो हो गया, और तीसरा है टू मेंटेन इक्वालिटी among पीपुल। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, या हमारे जुडिशरी ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को अपनाया है, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। जनता के अधिकार को सुरक्षित रखना, उसको संरक्षित करना, ये जुडिशियल रिव्यू का पहला काम है, फंक्शन है। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में सामंजस्य बैठाना, क्योंकि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि हिंदुस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, माने संघात्मक है, और अमेरिका का संविधान भी संघात्मक है। तो सवाल ये उठता है कि प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। एक बात और देखने वाली बात है कि अमेरिका के संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं है। किसी भी आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू के बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन हमारे संविधान में अलग बात है। हमारे संविधान में जब आप आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे और खास करके 13(2) को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किया है। और उन्होंने क्या कहा 13(2) में कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या स्टेट असेंबलीज के द्वारा बनाए जाते हैं, अगर वो कानून इस पार्ट में, मतलब पार्ट 3, जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है, पार्ट 3 में, और नीति निर्देशक का कहां पर उल्लेख, पार्ट 4 में। ये हमेशा याद रखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इसके पहले मैंने लोकल बॉडीज के बारे में बताया था, और वो कहां पर है, पार्ट 9 में। तो इसीलिए जो आप आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा देखने में। उनमें क्या लिखा हुआ है कि 13 के 1 में लिखा हुआ है कि जो भी कानून अभी तक प्रचलित रहे हों हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले या 26 जनवरी 1950 से पहले, अगर वह कानून इस पार्ट में दिए गए अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं, मतलब उसको पूरा नहीं करते हैं, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या किसी स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, यूसेज के आधार पर बनाए जाते हैं, जिसकी ताकत एक कानून की तरह है, बहुत सारे कस्टम का जो मूल्य है वो कानून के बराबर ही है। तो अगर कोई कानून एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है जो भाग 3 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है या उसे मेल नहीं खाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कानून निरस्त माना जाएगा। यहां से जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति हिंदुस्तान में होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 में यह अधिकार है, स्पेशल लीव का पावर है कि अगर कोई डिक्री, कोई जजमेंट, कोई रूल्स, रेगुलेशन, कोई निचले अदालत के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 136 के तहत में स्पेशल लीव ग्रांट करने का अधिकार है। उस पर वो जजमेंट दे सकता है। तो दो तरह के उपबंध हैं, एक आर्टिकल 13 और दूसरा 136। इससे इमिनेट होता है, इसी से जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति होती है हिंदुस्तान में। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है दोस्तों? अमेरिका में कोई भी कानून नहीं लिखा हुआ है, संविधान में कोई उपबंध नहीं है। अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू का जो
अभी कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है, वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको एक कानून का बताया, मरबरी और वर्सेस मेडिसन का केस 1803 में, जिसमें जॉन मार्शल ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत किया और जो कानून बनाए गए थे अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। और वहीं से जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति होती है अमेरिका में। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला जो उद्देश्य है, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स। और इसमें अभी हम आपको और बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, बल्कि आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा जो न्यायिक जो सक्रियता है, उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं, बल्कि बहुत सारे राइट को भी सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर लिया। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि 21 आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन इस लाइफ एंड लिबर्टी को उन्होंने बहुत ज्यादा व्यापक कर दिया है। आप इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है फंडामेंटल राइट्स पर, आप उसको जरूर देखें, बहुत विस्तार में मैंने बताया है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें क्या लिखा हुआ है, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और सेव रूल्स लॉ स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब किसी भी व्यक्ति को की जान नहीं ली जा सकती है, केवल जो देश के संविधान के द्वारा जो रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो जो प्रोसीजर ऑफ लॉ स्थापित किया गया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, कोई कानून को तोड़ा है, तो उसके खिलाफ में केस दर्ज होगा, उसका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद अगर उस पाया जाएगा कि देयर इज सफिशिएंट प्रूफ, तब जाकर के उसके खिलाफ में आप सजा दे सकते हैं या एक्विटल कर सकते हैं। आप बाला बाला किसी को फांसी पर नहीं लटका सकते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। तो अब जो हिंदुस्तान में जो प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब लाइफ एंड लिबर्टी को क्या कहा कि राइट टू लाइफ में केवल जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन भी भारत सरकार ने उसमें जोड़ दिया है 21A में। सैनिटेशन की व्यवस्था होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का व्यवस्था होना चाहिए। पुलिस के टिरेनी से बचाने के लिए उन्होंने हथकड़ी के नियम भी उसमें बनाए कि किसी व्यक्ति को अगर कोई गुनाह किया है, कोई आरोपी है, तो उसको किस परिस्थिति में और कैसे हथकड़ी पहनाई जाएगी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और बहुत विकसित कर दिया है। इसके बारे में आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है हिंदुस्तान में जिसको कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है, मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मौलिक क्षेत्राधिकार मतलब क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट भी है हिंदुस्तान का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर स्टेट हैं और केंद्र सरकार है। तो अगर दोनों में झगड़ा होता है किसी मामले को लेके, फिनेंशियल मामले को लेकर के, या बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के, या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, या यह भी हो सकता है कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के साथ में झगड़ा हो, तो अब इन डिस्प्यूट को सुलझाने का काम किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। यह काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, संबंधित राज्य का हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, या दूसरे राज्य का हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। यह कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, एक फेडरल कोर्ट का भी काम करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। तो इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि राज्य और केंद्र की जो सरकार है, दोनों में बैलेंस मतलब संतुलन कैसे बिठाई जाए ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट हो सके। और वो इस तरह से मैकेनिज्म तैयार करता है ताकि कोई भी पार्टी व्यथित नहीं हो, दोनों पार्टी को समान न्याय मिल सके। ये दूसरा पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक इसके बारे में काम भी किए हैं। और तीसरा, मेंटेन इक्वलिटी अमॉन्ग पीपुल।
माने सभी व्यक्ति जुडिशरी के निगाह में समान है, कानून के समक्ष में समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी जाति, धर्म, गोत्र, वंश को मान्यता नहीं देता है, वो कानून के हिसाब से चलता है। और भारत का संविधान आप जानते ही हैं, आर्टिकल 15 में और 16 में क्या लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भारत की संविधान समाप्त करती है। तो ऐसी स्थिति में जो अगर कोई व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट दो तरह से काम करता है। यह भी हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति के अधिकार का दूसरे व्यक्ति के द्वारा हनन कर दिया गया हो, या यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अधिकार को स्टेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हनन कर दिया गया हो, या केंद्र सरकार के द्वारा हनन कर दिया गया हो। तो दोनों परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन रीट पिटीशन के माध्यम से सुनने का अधिकार है। और इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है पिछले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट सुनने का अधिकार है: हैबियास कॉर्पस, को वारंटो, मैंडमस, सर्टियोरी, ये सारे चीज। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 और 227 में सुनने का अधिकार है। तो अधिकार लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए, इक्वालिटी स्थापित करना भी जुडिशियल रिव्यू का मकसद है। अब दोस्तों ये प्रश्न उठेगा कि जुडिशियल रिव्यू है क्या? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यह है कि इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। माने संविधान सर्वोच्च है, पहला सिद्धांत है। दूसरा कि संविधान के प्रावधानों से अगर पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य असेंबलियों के द्वारा कोई भी कानून अगर पास किया जाता है और अगर वो भारत के संविधान से मेल नहीं खाता है, उसके विपरीत काम करता है या उसके अर्थ को बदल देता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस कानून को वो जुडिशियल रिव्यू के तहत में सुने। और अगर उसे लगता है कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं वो संविधान के उपबंधों से मेल नहीं खाते हैं, तो उसको वो स्ट्रक डाउन कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। या ये भी हो सकता है, 3 प्रकार की बातें हो सकती है। एक तो खत्म कर देगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो जुडिशियल रिव्यू के तहत में अगर हियरिंग के बाद में ये समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं नहीं ये कानून सही है और ये संविधान से मेल खाता है, तो फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? उसको रखेगा, उसको वैलिडिटी प्रदान करेगा, उसको इनवैलिडेट नहीं करेगा। उसको कहेगा हाँ संविधान पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं वो संविधान के उपबंधों के अनुसार हैं और इस कानून को हम पास कर रहे हैं, तो वो संविधान लागू हो जाए। और तीसरा भी कंडीशन भी हो सकता है, और तीसरा कंडीशन क्या है? यह भी हो सकता है कि पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई कानून पास होता है तो उसके कुछ भाग को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दे, माने खत्म कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिस भाग को स्ट्रक डाउन किया गया है या खत्म किया गया है वो भाग इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब वो भाग, उस कानून का वो जो हिस्सा स्ट्रक डाउन हुआ है वो समाप्त किया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के केस को देखता है। पहला, दोज प्रोविजन ऑफ द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट which are repugnant to the constitutional provisions will be declared null and void, number 1. Number 2, those provisions of ordinary laws passed by the parliament or state assemblies which conforms
to the constitutional provision of India will be declared constitutional and valid. It will not invalidate the laws passed by Parliament. And third, those parts of the ordinary laws which Supreme Court thinks that it is not in consonance with the provision of the Constitution of India, that part will be declared void. तो दोस्तों तीन प्रकार की सिचुएशन आया। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि मान लीजिए किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया जो पार्लियामेंट से पास किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसी दिन से कानून वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो कानून 6 महीना पहले ही पास हो गया है, साल भर पहले ही पास हो गया है, और वो कानून जो है ना चल रहा है देश में, तो तब क्या होगा, तो तब ये होगा कि जब तक वो कानून चला और उस कानून के तहत में जो भी आदेश पारित किए गए हैं, जो सरकार ने काम किया है, वो सब वैलिड रहेंगे। लेकिन जिस तारीख से संविधान, जिस तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया है, हमने निरस्त कर दिया है, उस तारीख से वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले जो क्रियान्वयन हुआ 6 महीना 12 दिन पहले, उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा, उस पर उसके आधार पर जो भी काम किए गए हैं वो सही माना जाएगा, पक्का माना जाएगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तीसरा जो इसका स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू है वो ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैकेनिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो किसी केस को अपने पास नहीं बुला सकती है और उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती है। इसके लिए अगर संबंधित पार्टी या राज्य सरकार या कोई एग्रीड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है या हाई कोर्ट में पहुंचती है और तब हियरिंग के दौरान में हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आता है कि ये जो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है वो हिंदुस्तान के संविधान से मेल नहीं खाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत में स्ट्रक डाउन कर देगा या नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब निष्क्रिय कर देगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो स्वतः किसी कानून को अपने हाथ में सुमोटो ले ले और बोले नहीं 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 इसको हम नल एंड वॉइड करते हैं, ऐसा नहीं। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है और वो क्या है कि हिंदुस्तान में जो आप देखेंगे वो क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोसीजर स्टाफ जैसे आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि नोबडी लाइफ वुड बी टेकन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने जीवन जीने का अधिकार तो संविधान ने दिया है ये आर्टिकल 21 के तहत में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी का जान लेना चाहते हो तो आप किस आधार पर लेंगे, एक्सेप्ट केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के जो द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही आप ले सकते हैं। और कानून के द्वारा प्रक्रिया क्या स्थापित है हिंदुस्तान में कि अगर कोई मान लो झगड़ा फसाद होता है या किसी का मर्डर हो जाता है तो आप या तो कोर्ट में केस कर सकते हो या थाना में करोगे। थाने वाले उसको एफआईआर दर्ज करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका चार्जशीट तैयार करेंगे, चार्जशीट तैयार करने में सबूत जुटाएंगे, सबूत जुटाने के बाद चार्जशीट तैयार करेंगे, उसके बाद में सीजीएम के यहाँ कोर्ट चार्जशीट पेश करेंगे, उसका वो रिव्यू करेगा। उसके बाद में चूंकि मर्डर के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसलिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज को सुनवाई करने का अधिकार है। सीजीएम को केवल मात्र 7 साल तक के सजा वाले केस को सुनने का अधिकार है।
तो ऐसी स्थिति में वहां पर ट्रायल की प्रक्रिया होगी, और ट्रायल की प्रक्रिया के लिए एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन का सहारा लिया जाएगा, माने मुख्य परीक्षण किया जाएगा, प्रति परीक्षण किया जाएगा दोनों के वकील के द्वारा एक दूसरे, और उसके बाद में सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया जाएगा। और तब जो जज है वो देखेगा क्या इनके खिलाफ में पर्याप्त सबूत है या नहीं है, और यदि उन्हें लगता है तो वो पूरे कारण लिखेंगे वन टू ऑल कि हम क्यों इनको गुनाहगार मान रहे हैं, और उसके बाद उस जो ट्रायल करता जो जज है वो उनको फांसी की सजा दे सकता है या आजीवन कारावास दे सकता है या 10 साल की सजा भी दे सकता है। और अगर मान लीजिए एग्रीव पार्टी मतलब आरोपी जज के सजा से संतुष्ट नहीं है, उसको फांसी मिल गई है, तो क्या करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। और मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी उस फांसी को बहाल रखा, तो वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो आरोपी डिस्ट्रिक्ट जज से छूट गया, उसको एक्विटल मिल गई, तो राज्य सरकार पार्टी है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगी। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी उसको छोड़ दिया, मान लो एक्विटल कर दिया, तो राज्य सरकार कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां अपील करेगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद कोई दोनों पार्टी में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्या कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा कि एमए पास कर लिया है उसने, लेकिन जब मैंने एक लड़के को पूछा कि ये बताओ कि संविधान में जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, तो वो कुछ नहीं जवाब दे पाया। तो कहने का आशय यह है कि आप जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही ढंग से किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। और खास करके यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा वास्ट है कि आप केवल रट करके कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग कुछ कुछ चलाते रहते हैं, उस पर मत जाइए, पहले आप बेसिक चीज समझने की कोशिश करिए। तो लेकिन अमेरिका के संविधान में क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि हिंदुस्तान का संविधान जुडिशियरी को केवल एक बात का इजाजत देता है, और वो क्या है कि अगर जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह समझ में आता है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं वो संविधान की धाराओं से, उपबंधों से मेल नहीं खाते हैं, जो एक्सप्रेस प्रोविजन है, मैं स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सप्रेस प्रोविजन उससे मेल नहीं खाते हैं, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, मतलब उसको नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब निष्क्रिय कर देगा, इनऑपरेटिव कर देगा। तो यहां पर सबस्टांसिव फैक्ट्स ऑफ लॉ को व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है, लेकिन अमेरिका के जुडिशियरी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो तो सबस्टांसिव फैक्ट ऑफ लॉ को देखेगा ही, इसके साथ ये भी देखेगा क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल जो ग्राउंड है या रीजनेबलनेस है, उस पर भी वो कसौटी पे खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है। क्या वो जो कानून पास किया है कांग्रेस ने वो संविधान के उपबंधों से मेल खाता है या नहीं खाता, ये तो देखेगा ही। इसके साथ में ये भी देखेगा कि क्या जो प्रोसीजरल ग्राउंड है उसको एडॉप्ट किया गया है कि नहीं, उसको अपनाया गया है कि नहीं, क्या जो कानून बनाए गए हैं वो जो जस्ट कानून है कि नहीं है, सही कानून है कि नहीं है, क्या वो नागरिकों के लिए हानिकारक तो नहीं है। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जजों को बहुत ज्यादा अधिकार दे देता है। तो दोस्तों इसी कारण से जो मैं व्याख्या कर रहा था आपके सामने में कि आज की स्थिति क्या हो गया, हिंदुस्तान में अगर कोई कानून मान लो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ और पार्लियामेंट ने
उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब नहीं माना। जैसे कि जब गोलोकनाथ केस वर्सेस पंजाब, गोलोकनाथ केस वर्सेस पंजाब में स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में पार्लियामेंट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का पोजीशन है जो है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पर है, ट्रांसीडेंटल है। मतलब उसमें किसी प्रकार का एब्रिजमेंट या संशोधन या कटाई छटाई नहीं की जा सकती है। ये कब कहा? गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में 1971 में 24वां संशोधन लाया और उसमें क्या कहा कि पार्लियामेंट को संविधान संशोधन का अधिकार है। उसको भाग 3 में और इवन आर्टिकल 13 में जो उपबंध हैं उसको भी संशोधन करने का अधिकार है। और इसके साथ जो अमेंडमेंट की धारा आर्टिकल 368 है उसको भी संशोधन करने का अधिकार है। मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो इसके तुरंत बाद माना 1971 में पार्लियामेंट ने ये पास किया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, और इसके तुरंत बाद 1971 में 1973 में 1973 में केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों के बेंच ने फैसला दिया। और क्या फैसला था? जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में इससे बड़ा जजमेंट आज तक नहीं हुआ। और वो जजमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक कहते हैं कि पार्लियामेंट को सभी धाराओं को अमेंडमेंट करने या संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचा जो संविधान का है, उसको नहीं बदल सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जुडिशियरी ने अपने पास में अनलिमिटेड पावर रख लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कुछ जजों ने अलग अलग टिप्पणियां किया। जैसे कुछ जजों ने यह कहा कि नहीं, ये सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो है, या जो एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के द्वारा की गई है, या स्टेट और केंद्र सरकार के बीच जो डिवोल्यूशन ऑफ फिनेंशियल पावर का उल्लेख है, या जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो उल्लेख है, ये सारे जो है बिंदु वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बुल है, जो प्रकथन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो आप सभी लोग उसको जरूर रटें, सबके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए ये बात। तो कुछ लोगों ने, कुछ जज ने यह व्याख्या किया जो भारत का जो प्रियम्बुल है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। और जब 1976 में जो 42वां संशोधन जो पास किया गया था, उसमें उन्होंने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान में जुडिशियल रिव्यू के अधिकार खत्म कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक पूर्णावलोकन के अधिकार खत्म कर दिए थे। लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आई तो संविधान संशोधन 43 और 44 के द्वारा भारत के न्यायपालिका को उनके जो जुडिशियल रिव्यू के अधिकार थे उसको पुनर्स्थापित किया गया। और इस पर मुहर लगाया 1980 में मिनर्वा मिल्स विरुद्ध केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 1980 में पारित किया गया था।
और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम किसी प्रकार का कोई प्राइमेसी नहीं दे सकते। जो आप जो बता रहे हैं कि आर्टिकल 14, 19, 21 को प्राइमेसी दी जाएगी और केवल इस आर्टिकल को छोड़ करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, उन्होंने सभी चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट्स का जो स्थान है वो शुरू से ही इन्फोर्सिबल रहा है और उस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की प्राइमेसी या उसकी प्राथमिकता नहीं बनेगी। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल और पढ़ लेना। तो अब दोस्तों हम चलते हैं कि सुप्रीम मतलब भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब होता है 3-4 चीज बातें बता देना चाहता हूं कि जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबलीज के द्वारा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा या कोई प्रशासक के द्वारा कोई कानून या लोकल बॉडीज के द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं, तो दैट कानून दैट लॉ या रेगुलेशन या रूल्स मस्ट कंफॉर्म टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने भारत के संविधान से जरूर मेल खाना चाहिए। एनीथिंग जो भी कानून, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 2 प्रकार के कानून हैं, मैडम समझने की कोशिश करिए। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा है ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो कानून या रूल्स बनाए जाते हैं उसको ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं, साधारण कानून। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो दोनों में फर्क किया गया है। पहला ये है। दूसरा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्यों है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तो हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर या संघात्मक ढांचा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम होने के कारण ही जो स्टेट गवर्नमेंट के और केंद्र सरकार के जो कानून हैं, जो माने क्षेत्राधिकार हैं, उन्हें निर्धारित किया गया है और वो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत में, जो मैंने आपको सेकंड जो उसका काम बताया, और वो क्या कहा था कि बैलेंस बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बैलेंस क्या है? मतलब स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में संतुलन करने की जो व्यवस्था है, वो संतुलन की व्यवस्था कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू के तहत करता है। अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तो वो नहीं कर पाए। और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम का मतलब, और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे जो विधान हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे हुए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है, अमेरिका में उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो एक टोटली एक निधि ये सोशियो इकोनॉमिक माने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार को या स्टेट को निर्देश देता है। ये सारे या स्टेट और केंद्र सरकार के पास में जो वित्तीय माने फाइनेंशियल मैटर का जो डिवोल्यूशन है, माने वितरण का काम, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा, एक बात और गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, सॉवरेन बॉडी है, लेकिन हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। हिंदुस्तान का जो सॉवरेन बॉडी है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही जो शासन प्रशासन के या सरकार के 3 अंग आपको मालूम होगा, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। तो अनलाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि एक सॉवरेन बॉडी है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बना दिए जाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वहां
जैसे कि आपने पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया हिंदुस्तान में एक अलग प्रक्रिया आर्टिकल 368 में अपनाई गई है और ऑर्डिनरी लॉ को पास करने के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी अमेंडमेंट, ऑर्डिनरी बिल के अमेंडमेंट, दोनों में कोई फर्क नहीं किया गया। तो लबोलुआब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन मतलब सार्वभौम सत्ता है और यहीं से सभी को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और विधायिका को शक्ति प्राप्त होते हैं। तो आई थिंक दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया के प्रेसिडेंट का क्या रोल है जुडिशियल रिव्यू में। इसका उत्तर ये है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत में 3 बातें हो सकती हैं। मान लीजिए जो मैंने आपको कहा, पहला पॉइंट क्या है कि उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किए कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर देगा अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, या उसको पास कर देगा, कहेगा नहीं नहीं कानून सही पास किया गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। या ये भी कर सकता है कि उसके कुछ पार्ट को, मैंने कुछ हिस्से को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मान लीजिए 3 जो प्रकार की जो बातें हमने आपके सामने रखा, पहले पॉइंट में मान लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, मतलब उसको नल एंड वॉइड कर दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पास में क्या विकल्प है, जो आपका क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट के पास में ये विकल्प है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव को कहे कि आप पुनः कानून बनाओ। तो जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, जब गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1967 का जो एक्ट है, मैंने जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को संशोधन नहीं कर, मतलब फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया 1971 में आकर के 24वें संशोधन के द्वारा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पार्लियामेंट को सभी पावर है और वो आर्टिकल 368 को भी संशोधित कर सकता है, जिसके तहत में अमेंडमेंट का रूल बना हुआ है। वो आर्टिकल 13 को भी संशोधित कर सकता है, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला में पार्लियामेंट ने कहा दिया कि हाँ मैं ये मानता हूं कि आपको संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उसका व्याख्या उन्होंने नहीं किया। अब स्थिति यह हो गई है कि जुडिशरी के पास में अनलिमिटेड पावर है, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में। वो क्योंकि इसका डिफिनीशन तो उन्होंने दिया ही नहीं है, सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो अब आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा कि ऐसी स्थिति में जब किसी कानून को नल एंड वॉइड कर दिया गया है पार्लियामेंट से पास हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो केंद्र सरकार पुनः उससे संबंधित दूसरा बिल पार्लियामेंट में लाएगी और वो पास कराएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यथित आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपको जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू में ऑटोमेटिक तो सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है। अगर कोई पार्टी चली गई और वहां पर जब निर्णय होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, 2 बातें होंगी, या तो उसको एक बेंच का गठन करना पड़ेगा। एक बात कहना मैं भूल गया था कि जब भी जुडिशियल रिव्यू का मामला होगा तो वो सिंगल जज का काम नहीं है, उसमें जैसे कि केशवानंद भारती के मामले में 13 जज के बेंच गठित किए गए थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगा और हो सकता है कि वो स्ट्राइक डाउन कर दे। तो हिंदुस्तान में इस तरह की रस्साकसी बहुत दिनों से, खास करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा चली, अभी नहीं चल पा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इतना बड़ा वेपन लेकर के केशवानंद भारती विरुद्ध केरल स्टेट वाला 1973 को लेके आ गया है, जिसमें उसने ये भी कह दिया कि जैसे कि पहले भारत सरकार क्या करती थी, कोई कानून पास कराती थी और उसको 9th शेड्यूल में रख देती थी, और 9th शेड्यूल में रखने का मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू से इस कानून को बचाया जा सके। लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि 1974 के बाद से जो भी कानून 9th शेड्यूल में रखे गए हैं उसको जुडिशियली रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में ऑल इनकम्पासिंग पावर रख लिया है। तो दोनों में अगर ऐसा होगा तो टसल चलता रहेगा। अब बताएं आप, आर यू सेटिस्फाइड विथ माय आंसर और नॉट?
और उसके बाद भी ये बात रुकेगी नहीं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने को लगा कि नहीं, ये जो नया जो कानून बनाएगा इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू या इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वो इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। जैसे आपने देखा 73 के बाद में 1973 में केशवानंद भारती के बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1942 में संशोधन पुनः लेके आ गई थी वो। फिर जनता गवर्नमेंट ने उसको कुछ को सबसाइड कर दिया। फिर मिनर्वा मिल केस में जो मैंने आपको बताया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो पहले हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार था वही रहेगा। तो आज की स्थिति यही बनी हुई है। तो अगर ये क्या बोलेंगे उसको, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल का मामला हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि उस समय केंद्र सरकार है उसके पास में कितनी ताकत है। अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार उसको जुडिशरी को ये मालूम पड़ जाए कि एक केंद्र सरकार ऐसी है जिसको कि रोज लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है, तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो इन लोगों के पास भी जो उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने का पावर आपको मालूम है पार्लियामेंट के पास में है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, उससे वो डरेंगे। इससे भी डर सकते हैं क्योंकि अगर केंद्र सरकार ऐसी ताकतवर सरकार है जिसको लोकसभा में भी बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत है, तो इम्पीचमेंट की तलवार उन पर लटकेगी और उस डर से हो सकता है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडेड कानून को पुनः जुडिशियल रिव्यू के तहत में उसको स्ट्राइक डाउन न करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं ऑनलाइन क्लास चालू किया हूँ। मैंने जनरल स्टडीज़ और हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर और साथ साथ हमारे जो शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक, उनके द्वारा जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पर डेली प्रतिदिन जो है ना 3 वीडियो बनाए जा रहे हैं और डायरेक्ट हम स्टूडेंट से रूबरू हो रहे हैं। मैं ऑनलाइन तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ जो है ना जो रिकॉर्डेड वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।